हर दोस्तों नमस्कार। समर्पण एजुकेशन हब जेतारण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आप कैसे हो? मेन कर रहे थे। आज अपन मौलिक अधिकारों का दूसरा भाग लेने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपन को जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पहली क्लास ले ली थी मैंने, और आज अगली क्लास मतलब दूसरी क्लास लेंगे अपन। उनको विस्तार से अपन उसको आगे बढ़ाते हुए अपन काम करेंगे। अपन क्या करेंगे, क्या है कि मौलिक अधिकार में ऐसी कोई बातें हैं ना छुपनी नहीं चाहिए जिससे कोई क्या है कि एग्जाम में आ जाए और अपन उसका आंसर नहीं दे सके। मैंने यहाँ से हर चीज लिखवाया है, और अगर आपने मेरी एक ही क्लास देखी और ये दूसरी 3 क्लास में मैं मौलिक अधिकार पूर्ण करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है इन 3 क्लासों में से आपके मौलिक अधिकार पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको मंजिल चाहिए तो आपको किसी भी हालत में कठिन परिश्रम से गुजरना जरूरी होगा, क्योंकि कठिन परिश्रम आप नहीं करोगे जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा कहना मतलब यही है कि आपको मेहनत करो, सैनी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और मेहनत करोगे एक दिन आप रंग लेके आएंगी। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ध्यान रखना। तो फल की इच्छा मत करो, पहले मेहनत करो। इसलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। ये अपने मौलिक अधिकार है। अपन क्या है मौलिक अधिकार ध्यान रखना। तो आपको क्या पूछे कि मौलिक अधिकार, मैंने अगली क्लास में पहली क्लास में मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी थी, तो ध्यान रखना ये मौलिक अधिकार है। अपने भाग कौन सा है? भाग 3 है। भाग कौन सा अपना? भाग है 3। और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल है। और प्रेरणा कहां से मिली थी अपन को? संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने प्रेरित हुआ है। तो आप ध्यान रखना कभी मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो ध्यान रखना 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले उन्होंने एक विधेयक पेश किया था। उसका नाम था राज्यसभा विधेयक पेश किया था, यानी राज्य सभा विधेयक पेश किया गया था। उसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग की थी कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन में होने अति आवश्यक है, और उसके बिना अपनी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। उसको कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। ये आई थी 1928 में आई थी, और फिर बाद में एक समिति भी बनवाई गई थी। और उस समिति जो मूल अधिकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए, और उसी के साथ में उप समिति भी घोषित की गई थी। और उसके अध्यक्ष भी किसे बनाया गया था? जेपी कृपलानी को बनाया गया था। और इस कड़ी से तो कहते हैं कि मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्या करना था? लोकतंत्र की स्थापना करना था। इस तरह से अपन ध्यान रखना, आपको प्रेरणा पूछ ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने प्रेरित हैं। फिर ध्यान रखना जो अपना अधिकार, जो अपने मैंने 6 स्वतंत्रताएं थी उसमें से 7, पहले तो मूल संविधान में 7 संविधान, यानी पहले क्या है 7 संविधान, पहले 7 स्वतंत्रताएं थी। और अब क्या है वर्तमान में पूछा जाए तो 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी है? 6 स्वतंत्रता मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना जो 7वीं स्वतंत्रता जो अपनी थी स्वतंत्रता, तो जो मौलिक अधिकार था, तो मूल अधिकार में 6 मूल अधिकार है वर्तमान में, और 7वां मूल अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल जो अनुच्छेद 31 के तहत था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधित अधिकार घोषित कर दिया गया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन सारे हैं अपन अधिकार पढ़े। जो मौलिक अधिकार के मूल जो अपने 6 अधिकार हैं उनको अपन पहला कौन सा है? समता का अधिकार है। कौन सा अपना पहला है? जो समता का अधिकार है। जो अपना पहला कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? पहला अधिकार है समता का अधिकार। जो अनुच्छेद कितने हैं? 14 से लेकर 18 तक है। जो 14 था अनुच्छेद, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या है?
तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इस अनुच्छेदों को बताया गया है कि विधि की समता क्या है, विधि की समता, विधि के समान समता क्या है, विधि के समान समता एवं विधि के क्या है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग कंट्री से ले रखा है, अलग अलग विदेशियों से था। तो ध्यान रखना, विधि के समान समता पूछे तो ये अपन कहां से प्रेरणा मिल रही है, ये ब्रिटेन से। कहां से मिल रही है अपन को, ब्रिटेन से। ये कहां से मिल रही है, ब्रिटेन से। और ये अपने यूएसए से। क्या है, विधि के समान संरक्षण की बातें यूएसए से प्राप्त होते हैं। इन दोनों अधिकारों को आप ध्यान रखना, इन दोनों अधिकार है, इनको यह वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या है, इनको वंचित नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना कि व्यक्ति की दो स्वतंत्रताएं दे रखी है, जो विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण की समता है। तो आप ध्यान रखना, ये वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रिटेन के संविधान और यूएसए के संविधान से प्रेरित किया रखा है। तो अनुच्छेद आपको पूछे तो 14 के अंतर्गत क्या आएंगे, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता। जो बातें हैं इसके अंतर्गत, आर्टिकल के अंतर्गत अपन को ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखना, इसको दो भागों में ध्यान रखना, दो भाग दे रखा है। तो ध्यान रखना, जो विधि के समान संरक्षण दे रखा है, जो अपन को क्या बात दे रहा है, ये अपन को क्या कर रहा है, नकारात्मक की बात कर रहा है। कौन सी है, जो अपन विधि के समान है समता की बात कर रहा है, ये एक नकारात्मक है। तो अपन ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा अलग से बता देता हूं। अलग कैसे, क्या है कि क्या दे रखा है, एक तो है विधि के समान, एक है विधि की समता, और दूसरा पार्ट दे रखा है विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण। विधि की जो विधि है, विधि की समता, विधि की समता है जो ब्रिटेन से प्रेरित है। कहां से है, ब्रिटेन से प्रेरित है, प्रेरित है। और ध्यान रखना, ये एक नकारात्मक है। क्या है ये, एक सोच कैसी इसकी, नकारात्मक है। तो आप ध्यान रखना, और यह विधि का शासन है। कैसा है, यह विधि का शासन, कैसा शासन है, यह विधि का शासन। और अपनी याद देखें तो याद रखना, विधि के समान संरक्षण है। विधि के समान संरक्षण की बात सुने तो ध्यान रखना, ये सकारात्मक है, सकारात्मक है। और ये अपने यूएसए से प्रेरित है। किससे है, यूएसए से प्रेरित है। तो अपन ध्यान रखना, सकारात्मक और नकारात्मक की बातें कौन कर रहा है, विधि के समान। आप ध्यान रखना, ऐसे 3 आर्टिकल हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अनुच्छेद हैं, जो 3 है अनुच्छेद ऐसे हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना, जो 31C है, और कौन से आर्टिकल, 31C है और 105 सी, 105 और 361 का आर्टिकल है, जो क्या है, ये अपवादी है, अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है। ये अपवाद के
आर्टिकल है। तो ध्यान रखना, आपको 3 आर्टिकल याद रखना है कि जो 3 अनुच्छेद है अपन को 31 है, 105 है और 361 जो है ना सॉरी अपन क्या आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना जो अनुच्छेद है 14 के अंतर्गत मैंने बताया। तो ध्यान रखना जो अनुच्छेद 15 है, तो 15 के अनुसार ध्यान रखना अपने धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अगर आप किसी बंदे को किसी के साथ जाति के साथ में चाहे लिंग हो, चाहे मूल मूल नस्ल के आधार पर यानी मूल वंश मतलब नस्ल के आधार पर या जन्म के स्थान के आधार पर आप उसे उसे क्या करते हैं, उसके साथ में कुछ भेदभाव करते हो, तो आप ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी आप होंगे। फिर आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत बात बता रखी है, राज्य उपयुक्त पांचों के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इनका मतलब ये कहना है 15(1) में बात बताई है कि किसी राज्य के किसी भी कोने पे चले जाओ, किसी भी कोने पे चले जाओ, तो आप ध्यान रखना जो 5 तत्व दे रखे हैं इनके साथ में आपको क्या है, भेदभाव नहीं करना है। उनके साथ आपने भेदभाव किया है तो आप अपराध की श्रेणी में आ सकते हो। अगला आर्टिकल दे रखा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15(2) में बात बताई है, यानी कोई भी व्यक्ति क्या कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति क्या बात बता रखी है, यदि कोई भी व्यक्ति इन उपयुक्त आधार किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान जहाँ मनोरंजन के साधन है या आप गांव है, होटल है, गांव में जाते हो जहाँ आप पानी का कुआं होता है उनके साथ में आप वहां पे हो, तो आप वहां पे क्या है उनके साथ में छुआछूत भी नहीं कर सकते हो। और उनके साथ में क्या है, सार्वजनिक स्थान जैसे होते हैं, जैसे धार्मिक स्थान है, मंदिर है, सिख मंदिर है, वहां पे आपको है ना ऐसा कुछ भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना सार्वजनिक स्थानों पर आपको इस चीज का ध्यान रखना, किसी के व्यक्ति के साथ में खिलाफ नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 15(3) में दे रखा है जो राज्य जो महिलाओं और विशेष रियासत प्रदान कर सकता है, यानी ऐसे राज्य क्या बात कर रही है कि अनुच्छेद 15 में दे रखा है कि राज्य जो महिला है, महिलाओं को विशेष आरक्षण की बात भी कर रखी है। महिलाओं को आपको है ना उनके साथ में आप अत्याचार नहीं कर सकते हो, और वो कहते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना महिलाओं को विशेष जिम्मेदारी कौन से आर्टिकल को दे रखी है, 15(3) के तहत आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 15(4) में बात की है कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियासत दे सकता है। यानी अगर सरकार चाहती है कि जो सामाजिक और शैक्षिक वर्ग जो बड़ी कास्ट के हैं, यानी जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उनको आप है ना विशेष पिछड़े वर्गों को आरक्षण का फायदा दे सकते हो। फिर है आर्टिकल अनुच्छेद 15(5) में कहा है कि राज्य चाहे तो राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों को विशेष रियासत दे सकता है। यानी उससे क्या है, विशेष रियासत कौन सी, जैसे सार्वजनिक निजी के आधार पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, कौन सी
जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनको आप मेन महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, ये शिक्षण संस्थानों यानी जो शिक्षण संस्थानें होती हैं उन पे आप है ना उनके साथ में अत्याचार नहीं कर सकते। शिक्षण संस्थाओं क्या है, शिक्षण संस्थाओं के साथ में जो अपने जो पिछले वर्गों के आधार पर आप उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर अगला बात बताइए 15-16 राज्य की आर्थिक रूप से पिछले वर्गों को भी विशेष रियासत प्रदान कर सकता है, यानी विशेष प्रसार कर सके, किनको कर सकता है, उनको आप है ना उनको क्या कर सकते हैं, वो विशेष जो वर्ग है उनको भी आप आरक्षित कर सकते हो। विशेष वर्गों के साथ में आरक्षित कैसे करोगे, यानी विशेष वर्गों के साथ कैसे करोगे, ध्यान रखना जो अपना 103वां संविधान संशोधन, कौन सा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा है, संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम। तो ध्यान रखना जो अपना अधिनियम दे रखा है जो 2019 में आया था, कौन सा कब आया था, ये 2019 में आया था। इसमें ध्यान रखना जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कर रखी है, किसकी बात कर रखी है, पिछले वर्गों को 10% की आरक्षण की बात कर रखी, कितनी परसेंट की, 10% की आरक्षण की बात। आरक्षण की जो बात कर रखी है तो उसमें जो पिछड़े वर्गों को देना अति आवश्यक था। फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत 16(1) में क्या बात की रखी है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, कौन से, लोक नियोजन की अवसर की समानता। आपको डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा लोक नियोजन के अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आपको ध्यान रखना 16 है, 16 के अंतर्गत है, और 16 के अंतर्गत भी पूछे आपको तो 1 के अंतर्गत है, क्या है, 1 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना कि लोक नियोजन की अवसर की समानता किसमें दे रखा है, आर्टिकल 16 में दे रखा है। 16(2) के अंतर्गत ध्यान रखना जो राज्य के किसी भी नागरिक को, यानी राज्य के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान तथा उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ध्यान रखना किसके आधार पर, यानी किसी भी नागरिक को धर्म, यानी आप धर्म के आधार पर आप उनको प्रचलित नहीं करें, आप है ना उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे। जाति है वो किस जाति का है, किस लिंग से है, और मूल वंश जहाँ नस्ल, कौन सी मूल वंश यानी नस्ल से संबंधित, जन्म स्थान जहाँ से उनका जन्म हुआ हो, निवास स्थान जहाँ से वो निवास कर रहा हो, उन व्यक्तियों के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसके अंतर्गत आर्टिकल दे रखा है, 16(2) के अंतर्गत। अलग फिर है अनुच्छेद 16(3) में दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, संसदीय निवास स्थान की अहर्ता, निवास स्थान की अहर्ता, अर्ता मतलब शर्तें भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शर्तें भी, यानी उनके 3 में दे रखा है 16(3) में। इसमें क्या बात रखी है कि संसदीय जो निवास स्थान कर रहे हैं, संसदीय जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो भी वहाँ लोग हैं उनकी जो शर्तें के अनुसार ही वो कार्य करें, उनके साथ में भेदभाव नहीं करें। फिर बाद में 16 अनुच्छेद 16(4) में कह रखा है कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियासत दे सकता है, यानी उनको पिछड़े वर्ग हैं उनको विशेष रूप से रियासत दे सकता है। 16 का अंतर्गत अनुच्छेद 16(5) में बताया है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको आर्टिकल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 16(5) के अंतर्गत क्या दे रखा है, या आपको उल्टा भी पूछ सकता है कि सरकारी नौकरियों के लिए कौन से आरक्षण दे रखा है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आप ध्यान रखना
वो 16(5) के अंतर्गत आर्टिकल है। कौन सा? 16(5) के अंतर्गत आर्टिकल है। अगला आगे चलते हैं, यानी 16(6) के अंतर्गत, 16(6) के अंतर्गत राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लोक नियोजन में विशेष रियासत दे सकता है। 16 आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत क्या है? ईडब्ल्यूएस के रूप में आर्थिक रूप से लोक नियोजन में उसे विशेष दर्जा दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? उसको विशेष दर्जा का प्रावधान दे रखा है। इसमें 103 कौन सा संविधान? 103वें संविधान में दे रखा है, वे संशोधन अधिनियम। क्या है? संशोधन अधिनियम 2019 में। ये कब लागू किया? 19 में। कोई 10% पिछड़े वर्गों के लिए, पिछले वर्गों को आरक्षण पिछले वर्गों को आरक्षण की बात कर रखी। तो आप ध्यान रखना, आर्टिकल जो 16 था, मैंने जो 17 था उसके बारे में मैंने बताया। जो 16 है 6 के अंतर्गत जो पिछड़े वर्गों के बारे में थी जो बात थी। फिर आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद अस्पष्टता जो 17 है, जो अस्पष्टता या छुआछूत का प्रतिच्छेद। यानी आप है ना 16-17 के अंतर्गत बात रखे। डायरेक्ट ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि आर्टिकल अनुच्छेद जो 17 है किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित? अस्पष्टता या छुआछूत से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना जो सिख धर्म, यानी अपन इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर्गत ध्यान रखना जो अस्पष्टता निवारण अधिनियम। अस्पष्टता क्या है? अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया था। और एक अधिनियम था, एक अधिनियम कौन सा था? अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम। दो अधिनियम पारित किए गए थे और ये कब किए गए थे? 1955 में किए गए। ये डायरेक्ट एग्जाम में कभी कोई प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप ध्यान रखना, इनको आप याद रखना है। और एक नागरिक अधिकार क्या था? ये निवारण अधिनियम था, सॉरी। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे ये 1985 में है, सॉरी 1989। कब की बात है? 1989 की बात, 1989। और 90 में आता है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। कब आया था? 1999। और जो अपना अधिनियम जो अस्पष्टता निवारण अधिनियम का आया था, कब आया था? 1955 के अंतर्गत आया गया था। और इसी को ही आप ध्यान रखना, इस अधिनियम को, किसको? जो अस्पष्टता अधिनियम था उसे ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या है ये? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित किया गया था? 1955 में। कब किया गया था? 1955। अगर आपको छोटे छोटे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं तो इसमें ध्यान रखना। तो ये अधिनियम था। फिर अगला अनुच्छेद आता है अपना 18। अनुच्छेद कौन सा है? 18। इसमें क्या दे रखा है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों अंत मतलब जो राज्य
कौन सी उपाधियां, जैसे कि जो शिक्षा, इनको छोड़ के, कौन सी, शिक्षा से संबंधित या सेना से छोड़ के, जो शिक्षा किनको छोड़ छोड़ के, तो आप ध्यान रखना ये कौन से, यानी राज्य शिक्षा, शिक्षा एवं सेना, शिक्षा एवं सेना को छोड़कर, सेना को छोड़कर सेना को छोड़कर छोड़कर किसी भी व्यक्ति को, छोड़कर किसी भी यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि, यानी कोई भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेंगे, प्रदान नहीं करेंगे। किस किस को छोड़ के प्रदान नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना उपाधियों का अंत की बात कर रखी है, यानी अनुच्छेद 18 में बात कर रखी है उपाधियों का अंत की बात, यानी राज्य में शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती है, यानी वो है किसी के साथ में उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो आप ध्यान रखना इसमें ये रहेगा, खाली उपाधि किनको मिलेगी, शिक्षा से संबंधित जो टीचर है उनको, जो जैसे प्रोफेसर है उनके साथ में जो डिग्री लगती है उनके नाम के आगे जो लगाया जाता है वो तो मानिए है, जैसे सेना के साथ में जैसे कर्नल दे दिए तो वो उपाधियां उनको मानिए है, परंतु आप हर एक व्यक्ति के साथ में उपाधि आप नहीं लगा सकते हो, ये भी कानून की स्वतंत्रता नहीं है। तो आप ध्यान रखना ये चीजें आप थोड़ा सोचना। फिर अगला है अपनी स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सी है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा दे रखा है। तो स्वतंत्रता का निशा ध्यान रखना इसमें क्या दे रखा है, दो। फिर अनुच्छेद जो 19 है ये 19 किससे संबंधित है, 19 ध्यान रखना जो वर्तमान में 6 मौलिक, यानी वर्तमान में कितने, यानी वर्तमान में 6 स्वतंत्रता दे रखी है, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है, मिली हुई है। कितनी स्वतंत्रता दे रखी है, 6 स्वतंत्रता मिली हुई है। जो 6 स्वतंत्रता दे रखी है तो मूल संविधान में तो अपन कितनी, जैसे इसमें भी 7 दे रखी थी, पर यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंतर्गत पहली स्वतंत्रता क्या दे रखी थी, 19(1) के अंतर्गत, एक में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति को कई भी वार्तालाप करने की स्वतंत्रता है, जैसे प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दे रखी है, 19(1) के अंतर्गत आप ध्यान रखना प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस है, और मीडिया की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता है, किसमें दे रखी है, 19(1) अंतर्गत ध्यान रखना ये स्वतंत्रता अपन को दी जाती है। तो ये क्या है, ये अपन को स्वतंत्र दे रखी है। तो इसमें क्या है, इंटरनेट की स्वतंत्रता, इंटरनेट का भी अधिकार दे रखा है, इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार भी किनको दे रखा है, अपन लोगों को दे रखा है। फिर है मौन रहने की स्वतंत्रता, कौन सी,
मौन, व्यक्ति अपने अनुसार मौन रहने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता। फिर है राष्ट्र ध्वज पहनाने की स्वतंत्रता। क्या है? राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। यानी आप स्कूल में जाते हो, आम आदमी को अधिकार है कि वो आप जाके वहां पे सम्मानित किया जाता है, और आपको वहां पे क्या है, सम्मानित क्या कौन करेगा? स्कूल में जो प्रिंसिपल रहते हैं आपको बुलाते हैं, और राष्ट्र ध्वज के आधार पर राष्ट्रगान गीत गाया जाता है। उनकी भी स्वतंत्रता आपको दे रखी है। फिर है आपको विज्ञापन की स्वतंत्रता। क्या दे रखी है? आप कहीं भी विज्ञापन भी दे सकते हैं। क्या है? विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता किसकी दे रखी है? विज्ञापन की स्वतंत्रता। विज्ञापन की स्वतंत्रता तो है ही है। फिर बाद में धरना प्रदर्शन। आप ध्यान रखना, कहीं भी आप क्या कर सकते हो? धरना प्रदर्शन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? धरना धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता ये दे रखी है। तो आपको पूछे, क्या पूछा जाएगा? 19 में क्या दे? वर्तमान में 6 स्वतंत्रता मिली हुई है। कौन सी? 19(1) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, जिसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है? प्रेस या मीडिया के सामने स्वतंत्र रह सकते हैं, वो मीडिया है, लोग कहीं भी जाके स्वतंत्र रह सके। इंटरनेट का अधिकार दे रखा है। मौन रहने की स्वतंत्रता, यानी वो मौन रहकर अपना कार्य कर सकता है। राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप स्कूल में जाके राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हो, आपको अधिकार है आम आदमी को। विज्ञापन की स्वतंत्रता, आप विज्ञापन दे सकते हो। फिर है धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता। आप देखते हो कभी भी कोई है ना, एग्जाम में कोई समस्या पैदा हो जाती है, तो वहां पे क्या है, ये स्वतंत्रता दे रखी है, तो आपको ये देना जरूरी है। फिर अगला आर्टिकल है, इसमें भी ध्यान रखना, जो स्वतंत्रता दे रखी है उसमें से ऐसी भी स्वतंत्रता है जिस पे प्रतिबंध भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है? प्रतिबंध। प्रतिबंध कौन सा है? इन अधिकारों को 8 के आधार पर प्रतिबंध दिए गए। 8 ऐसी है जिस पर प्रतिबंध लगा रखा है। कौन सी? आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर जो है, जो 3 आधार पर जो 8 आधार बताए हैं, उसमें से प्रतिबंध कौन कौन से है? जो भारत की अखंडता और प्रभुता की, भारत की भारत का अखंडता एक प्रभुता पर प्रतिबंध है। तो ध्यान रखना। फिर आपको एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनका आंसर गलत कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि जो राज्य की सुरक्षा का भी अधिकार दे रखा है, वो भी इस पर प्रतिबंध है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, आप विदेशी राज्यों के साथ में आप मैत्रीपूर्ण संबंध ऐसे नहीं रह सकते हो, क्यों? नागरिकता का आपका अधिकार है। फिर है लोक व्यवस्था। आप लोक व्यवस्था पे ध्यान रखना, आपको कभी भी किसी भी कंट्री के साथ में लोक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। फिर शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में हो, यानी कोई भी स्वतंत्रता आप करना चाह रहे हो, आप कैसे भी होनी चाहिए? शिष्टाचार या सदाचार के हित में प्रतिबंध है। फिर है मान हानि, यानी आपको कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है तो आप ध्यान रखो। फिर न्यायालय की अवमानना, जो न्यायालय के अंतर्गत ही अपन को काम करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। फिर अपराध को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखना, ये प्रतिबंध 8 आधार पर प्रतिबंध बताए हुए हैं, जो आर्टिकल अपन 19(1) के अंतर्गत बात बता रखी है। तो आपको है ना इन चीजों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला आर्टिकल दे रखा है जो 19(2) के अंतर्गत शांतिपूर्ण और निरायुध के सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण और निराकरण का अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध का समय अधिकार। इसमें क्या दे रखा है? यानी जो अपराध है, जो अपवाद है, ये अपवाद कौन कौन से? अपवाद कौन से? तो अपवाद के अंतर्गत ध्यान रखना, जो जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय को
कृपाण धारण करना, यानी सिख समुदाय को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, धारण करने की जो स्वतंत्रता दे रखी है, ये भी एक अपवाद है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो अपना जो बाल होते हैं, बाल है, केस है, कंघा है, इन चीजों को 5 चीजें हैं उनके पास में रखते हैं। कटार रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, करने की स्वतंत्रता, ये अपवाद मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये अपवाद है कि आप मानते हो, यानी दिया जाना भी अपराध है। और एक प्रतिबंध लगा रखा है भारत की अखंडता। प्रतिबंध किस पे है? जो मैंने आपको जो प्रतिबंध कौन कौन से, जैसे कि यहां ध्यान रखना, जो भारत की अखंडता, तथा भारत की अखंडता तथा प्रभुता, क्या है? प्रभुता के खिलाफ जाता है तो भी एक फिर है अपराध करता है। यानी क्या बात है? तो आप ध्यान रखना, ये लगा जैसे कि लोक व्यवस्था के आधार पर भी आपको ध्यान रखना। लोक व्यवस्था ये क्या है? प्रतिबंध लगा रखा है। इसमें आपको पूछे शांतिपूर्ण निरायुद्ध के सम्मेलन के आधार पर अपवाद कौन से हैं? सिख समुदाय को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, और प्रतिबंध किस पर है? भारत की अखंडता तथा प्रभुता या लोक व्यवस्था। क्या है? लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर है अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 1C के अंतर्गत संघ, संगठन तथा सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, यानी जो सहकारी समिति है उसके आधार पर अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है? जो अपना जो बात कह रखी है उनको अधिकार दे रखा है। तो आप ध्यान रखना, जो संघ समिति है, जो सहकारी समितियां हैं, उन पे भी अधिकार की बात कर रखी है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। कौन सा अधिकार दे रखे हैं? जैसे कि शांति का अधिकार दे रखे हैं। कैसे? सहकारी समिति एक्ट जो 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जब 97वां संविधान संशोधन अधिनियम का पारित किया गया था 2011। इसमें क्या बात की है? ये सहकारी समितियों की बात कर रही है। किसकी बात है? सहकारी समितियों की बात कर रखी है। इनका थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर बाद में क्या है, इसमें और कौन सी बात कर रखी है? जो पुलिस सैन्य, यानी पुलिस व सैन्य को भी अधिकार नहीं है। ये नोट रखना थोड़ा। तो इसमें सैन्य और पुलिस को भी अधिकार, इसमें संरक्षण रखने की बात कर रखी है। तो आर्टिकल किससे संबंधित अपन? तो ध्यान रखना, नोट लगा के लगा लो। नोट में ध्यान रखना, जैसे पुलिस है, पुलिस एवं सेना, पुलिस और सेना को अधिकार नहीं है। सेना को अधिकार, कौन सा आर्टिकल? ये अधिकार नहीं है। किसका? 19(1)C में दे रखा अधिकार नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात आप याद रखना। अगला आर्टिकल दे रखा है कि 19(2)D के अंतर्गत दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों पे आप क्या है, विचरण करने की स्वतंत्रता तो है, पर कई ऐसी जगह है आप कहीं भी कोने में जा भी सकते हो, घूम भी सकते हो। आपको ये स्वतंत्रता दे रखी है। किसके आर्टिकल के अंतर्गत दे रखी है? 19(2)D के अंतर्गत बात बता रखी है कि आप है ना कहीं भी स्वतंत्र रह सकते, अबाध विचरण की स्वतंत्रता दे रखी है।
19(1) अ में दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी स्थायी निवास की स्वतंत्रता है। यानी कह रखा है कि भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, उसमें आप क्या है, स्वतंत्र हो। और आप क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, या अपन गुजरात से लगाकर इधर अपन अरुणाचल प्रदेश तक अपन कहीं भी जमीन भूभाग को अपन ले सकते हैं। क्या है, इनको आप ले सकते हो। फिर है प्रतिबंध का अधिकार। फिर है आर्टिकल 19(5) में प्रतिबंध का अधिकार किस किस पे प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध क्या है, जो साधारण जनता व जनजातियों के हितों के आधार पर, यानी साधारण जनता एवं जनजातियों के हितों की, जनजातियों के हितों का क्या है, हितों के आधार पर प्रतिबंध। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन आधार पर क्या है, प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे किन पर दे रखा है, जैसे किन जाति, ऐसे जैसे कि कोविड में भी ये प्रतिबंध लगा रखा था। कोविड है, जैसे एड्स रोगी है लोग, उनके लिए पेशेवर अपराधी है, उनके लिए प्रतिबंध लगा रखे। किन किन पर प्रतिबंध लगा रखा है, जो जैसे कोविड महामारी पेशेवर अपराधी एवं एड्स रोगी, इन पर क्या है, विशेष रूप से प्रतिबंध का आधार है। क्या है, आर्टिकल 19(5) में दे रखा है। इन चीजों पे आपको प्रतिबंध लगा रखा है। फिर है अगला अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन व ग्रहण की स्वतंत्रता, यानी संपत्ति को आप अर्जन भी कर सकते हैं, उनकी ग्रहण करने की स्वतंत्रता की बात भी कहाँ कह रखी है, आर्टिकल अपने 19, कौन सा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन करने की स्वतंत्रता दे रखी थी आर्टिकल। तो थोड़ा ध्यान रखना आर्टिकल, इसमें ध्यान रखना जो अपने यहाँ पे कौन सा जो संविधान लागू किया था, यानी कौन सा 44वां संविधान, 44वां संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, 1978 के तहत। इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उनको हटा दिया गया, और यहाँ पे संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटाया। क्या किया, हटाया। और यहाँ पे 300 के तहत 300 के तहत इसे कानून का अधिकार दे दिया। क्या दे दिया, कानून अधिकार, कानून अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। तो आप ध्यान रखना, इस पे क्या दे रखा है, जो संपत्ति के अर्जन व ग्रहण की स्वतंत्रता, यानी आप क्या कर सकते हो, कहीं भी संपत्ति खरीद भी सकते हो, और आपको है ना ये अधिकार दे रखा है। इसलिए ये मौलिक अधिकारों में से इसको अलग हटा के इनको अलग लगा दिया, ताकि क्या है, आप कहीं भी जगह पे आप अपनी संपत्ति को खरीद सकते हो। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत बात बता रखी है, यानी कोई भी बढ़ती व्यवसाय उपजीविका की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जाके इस कोने से उस कोने पर आप है ना अपना है कारोबार आगे बढ़ा सकते हो,
और अपना स्वतंत्र रूप से आप किसी के साथ में व्यापार कर सकते हो। ये स्वतंत्रता किस में दे रखी है? 19(1)(6) के अंतर्गत है। फिर अनुच्छेद 1(6) में दे रखा है प्रतिबंध के आधार पर, यानी प्रतिबंध किस पर आधार लगा सकते हो, तो प्रतिबंध ध्यान रखना, ये प्रतिबंध बात रखी है किसी भी व्यवसायिक लोग, किसी भी व्यवसाय, किसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण, किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण, किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीयकरण करने की स्वतंत्रता या तकनीकी शिक्षा, या आप क्या कर सकते हो, जो तकनीकी शिक्षा होती है उनको प्रतिबंध है, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो आप ध्यान रखना, मैंने जितने भी जो आर्टिकल चल रहे हैं, अगला आर्टिकल, तो दोस्तों मैंने आपको एक एक आर्टिकल मैंने पूरा बता दिया। तो आप ध्यान रखना बच्चों, ऐसा मैंने एक एक पॉइंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि समय लिखने में चला जाता है, इसलिए कमेंट आए थे कि मतलब सर आप ऐसा करो कि ऐसे हो जो हमें नोट्स अच्छी तरह से दिखे, और हम भी यहाँ पे टाइम की थोड़ा मैच्योर के हिसाब से अपना काम किया, और मैंने आपको विस्तार से एक एक आर्टिकल बता दिए। अगर आपको यहाँ से कोई भी आर्टिकल पूछा जाता है तो आप है ना उनको कैसे भी करके याद करो, और याद क्या, या मिनटों में मैं याद करूंगा आपको, और आपको याद करने हैं एक एक पॉइंट के द्वारा। इसलिए कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों अगर आपने जिद कर लिया पढ़ाई करने की, तो आपको कोई भी है, किसी भी ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। इसलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।